नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं ओजोन होल रिकवरी के बारे में। ओजोन होल रिकवरी बेसिकली एक रिपोर्ट आती है, ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि ओजोन लेयर की जो रिकवरी है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि हार्मफुल केमिकल्स के कारण जो ओजोन लेयर में होल हो गया था, उस होल की जो रिकवरी है वो पिछले कुछ डेकेड्स में काफी शानदार परफॉर्म कर रही है और काफी ट्रैक पर रही है। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं क्या कहती है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो लेवल्स हैं इसके 2022 में, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के जो लेवल्स हैं ये ऑलमोस्ट 1980 के लेवल्स के अराउंड पहुंच चुके हैं, जिसके बाद बेसिकली 1980s के बाद ही सिग्निफिकेंट डैमेज शुरू हुआ था और नोटिस किया गया था ओजोन लेयर में। और उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आया था 1987 में, और तब से हमारे एफर्ट्स इस डायरेक्शन में चल ही रहे हैं कि ओजोन लेयर का जो होल है और जो डैमेज है वो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ना हो। अब यहाँ पे एक और बात रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो पेस ऑफ रिडक्शन है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, ये अंटार्कटिका में स्लो है एज कंपेयर्ड, और जबकि जो मेजर ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो होल देखा गया था, वो भी अंटार्कटिका में ही देखा गया था। इसके बाद ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट WMO, UNEP, नासा एंड यूरोपियन कमीशन, ये सारी एजेंसीज के कंबाइंड एफर्ट से ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। अब आइए हम पहले थोड़ा सा ओजोन लेयर के होल के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन लेयर बेसिकली जो हमारी यहाँ कहीं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, O3। अब इसका जो डिस्ट्रक्शन है, जो इसकी थिनिंग है और जो इसमें होल देखा गया था, इसके जो रीजंस हैं हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में मेजर जो होल्स देखे गए पोल्स के अराउंड देखे गए, और स्पेसिफिकली बात अगर हम करें तो अंटार्कटिका के आसपास इसलिए भी क्योंकि अंटार्कटिका का जो रीजन है साउथ पोल वाला, यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्थ पोल्स। हालांकि दोनों पोल्स पे जो सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स होते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर हम विंटर्स की बात करें तो -50 से -80 तक के टेम्परेचर्स पोलर रीजन्स में देखे जाते हैं। बट पर्टिकुलरली अगर हम अंटार्कटिका की बात करेंगे तो अंटार्कटिका में -80 से -100 तक विंटर्स में देखा जाता है। और होता क्या है कि यहाँ पोलर एरिया में एक कोल्ड एयर का पॉकेट डेवलप हो जाता है विंटर्स में, और इस कोल्ड एयर का लो प्रेशर एज वेल एज जो इसका टेम्परेचर होता है -80 के समथिंग होता है। तो ये जो पॉकेट है पोलर वोर्टेक्स, इसके कारण क्या होता है कि बहुत जब लोअर टेम्परेचर होते हैं तो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और आइस क्रिस्टल्स जो बनते हैं, इस लो टेम्परेचर पे आइस क्रिस्टल्स आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं अच्छी खासी हाइट पे, और इसी हाइट पे ऑलमोस्ट आपकी ओजोन लेयर भी एग्जिस्ट करती है। अब होता क्या है कि आपके जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, एग्जांपल के लिए आप जो हम बात करेंगे आगे जितने भी CFCs हैं, तो CFCs सनलाइट, स्पेसिफिकली सनलाइट के प्रेजेंस में ये आयन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्लोरीन ले लिया। अब ये जो आयंस हैं, ये आयंस जो आइस क्रिस्टल हमने देखा पोलर एरियाज में जो बनते हैं स्पेसिफिकली विंटर्स में, वो सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन के लिए। अब ये जो है आयन, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके, और ये ClO प्लस O2 को फ्री कर देता है ये, ठीक है। इसके बाद ClO जो है, ClO के साथ में अगर कोई भी ऑक्सीजन का सिंगल एटम आके टकरा जाता है तो ये मिलके, एक सेकेंड, इसको ClO प्लस O की जो रिएक्शन होती है, यहाँ वापस Cl माइनस मिल जाता है और यहाँ हमें O2 मिल जाता है, और ये जो Cl माइनस है ये दोबारा जा करके O3 से ClO एंड O2। तो आपने देखा कि एक सिंगल Cl माइनस ये कितने सारे ओजोन एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो चेन रिएक्शन है ये चलती जाती है, और यही रीजन है
कि स्पेसिफिकली कोल्ड एरियाज में यानी कि पोलर एरियाज में रिएक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और यही कारण है कि ओजोन की लेयर की जो डैमेज है उन पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा है। रीजन बीइंग आइस क्रिस्टल्स जो है, एक तो पोलर एरियाज में क्या होता है कि ठंड का ड्यूरेशन, विंटर्स का ड्यूरेशन बहुत हाई होता है, 3 महीने तक वहां पे लाइक देयर इज नो सन एज वेल एज वहाँ आइस और एकदम स्नोफॉल वगैरह सब कुछ होता रहता है। तो इस कारण से ये जो पोलर वोर्टेक्स है इसमें काफी लंबा टाइम मिल जाता है इन लोगों को, इन सब्सटेंसेस को, ओडीएस को, और ऊपर से आइस क्रिस्टल्स इन्हें सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर एटम, एक सिंगल Cl- एटम कितने सारे O3 को डैमेज कर देता है, और बाय द एंड ऑफ द विंटर्स अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। और जब समर्स में ये दोबारा से थोड़ी सी इनकी हाइट नीचे होती है, ये आइस या फिर स्नोफॉल या फिर रेन के साथ में ये दोबारा जमीन पे आ जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, और यही कारण है कि विंटर्स में ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और समर्स में थोड़ी बहुत रिकवरी होती है। लेकिन क्योंकि एक सिंगल एटम इतना ज्यादा डैमेज कर चुका होता है, और सिंगल तो ऑब्वियसली होता नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे अभी जितने भी हीटिंग और रेफ्रिजरेशन के जो निकलते हैं, मतलब CFCs, हीटिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से, तो वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। वो इस लेवल पे होते हैं कि अच्छी खासी ओजोन लेयर को ये लोग डैमेज कर सकते हैं, ये सब्सटेंसेस डैमेज कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में होते हैं ये सब्सटेंसेस। और यहाँ पे हमने देखा कि जब सिंगल एटम इतना डैमेज कर सकता है, तो जब बहुत सारी क्वांटिटी में होगा तो कितना डैमेज होगा। अब रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 असेसमेंट्स के बाद से ही क्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों ही ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये डिक्लाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक खास बात देखने वाली ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने की बात की गई थी, ठीक है। और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में मेजर रोल जो है आपका वो CFCs का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ढंग से इम्प्लीमेंटेशन के बाद ग्लोबल वार्मिंग में भी लाइक 0.5 to 1 डिग्री का जो टेम्परेचर राइज है वो भी कम, इसका लेके कॉन्सिक्वेंस रहेगा कि वो कम रहेगा। इसके बाद एक और जो रिपोर्ट का एस्टिमेशन है कि अंटार्कटिका में जो ओजोन लेयर की रिकवरी है लाइक टू प्री 1980 वैल्यूज, वो 2066 यानी कि 2066 तक होगी, और यही जो रिकवरी आर्कटिक में है ये 2045 तक हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस पे। रिपोर्ट ने कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट किया है, और ये चैलेंजेस है सबसे पहला लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे पहली जो है लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट की, वो ये है कि कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें ट्रैक करना, जिनका बेसिकली एमिशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो दिखेंगे, लेकिन इनकी ट्रैकिंग, इनके एमिशंस, उसे कैसे ट्रैक किया जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड एमिशंस, कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे C12 एंड C13, इस टाइप के कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके एमिशंस का बिल्कुल सोर्स भी नहीं पता है हाल फिलहाल के लिए। देन डिस्पैरिटी इन द ओजोन रिकवरी। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी कि ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, तो अपर लेयर बेसिकली ये जो लेयर है ये किलोमीटर्स में है, तो जो अपर लेयर है उसमें ओजोन लेयर की जो रिकवरी है वो काफी अच्छी है, बट सेंटर और लोअर इन लेयर्स पे जो ओजोन की लेयर है उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देन गैप्स इन द रीजनल एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एंड लास्टली जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अब आर्टिफिशियली जो एरोसोल इंजेक्शन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसके कारण से ओजोन लेयर की जो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये बात की हमने चैलेंजेस पे। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप्स टेकन पे। वियना कन्वेंशन से शुरुआत होती है, एंड होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बात की जाती है कि जितनी भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इन्हें फेज आउट कर दिया जाए, और फेज आउट ही एक ऑप्शन है। बिना फेज आउट किए हम ओजोन लेयर की रिकवरी को नहीं सोच भी नहीं सकते, ना ही प्लान कर सकते हैं। और ओजोन लेयर की डैमेज किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, इस चीज पे इन्होंने हाईलाइट किया था। अगर हम शॉर्ट में देखें
तो ओजोन लेयर से जो प्रोटेक्शन मिलती है हमें, वो मिलती है हार्मफुल यूवी रेज को ओजोन लेयर रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। अब अगर ओजोन लेयर डैमेज होती है तो सबसे पहला इसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ह्यूमंस पे, वो होगा कि हमारे कुछ सर्टेन ऑर्गन्स जैसे आईज, स्किन, इनकी फंक्शनिंग में काफी प्रॉब्लम आने लगेगी। दूसरा, स्किन कैंसर के इश्यूज हमें देखने को मिलने लगेंगे। स्किन कैंसर, सनबर्न, ये बहुत बहुत इजी और बहुत कॉमन हो जाएंगे। इसके बाद अगर एनिमल्स में हम देखें तो एनिमल्स में काफी सारे इश्यूज और कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगेंगे अगर यूवी रेज अर्थ तक आती हैं और ओजोन लेयर इसी तरीके से डैमेज होता रहता है। तो एनिमल्स में भी कई सारी नई डिजीजेस देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि कैंसर के केसेस एनिमल्स में भी देखने को मिले। देन लास्टली मैरीन लाइफ भी काफी अफेक्ट होगी। तो ओवरऑल ले देखे सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारी एनिमल लाइफ, सारी एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग लाइक लैंड बेस्ड एज वेल एज मेरीन बेस्ड एनिमल्स, सभी पे असर पड़ेगा। तो इस चीज का जो मुद्दा था ये बहुत पहले उठा लिया गया था और जो फाइनली एक प्रोटोकॉल निकाला गया वो निकाला गया लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से 1987 में, और ये तभी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें से सबसे पहली कंडीशन थी वो यही थी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनको फेज आउट करना है जल्द से जल्द, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट रखी जाए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं आपके वो हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा हमने देखा था कि एक क्लोरीन का एटम कितने सारे ओजोन के एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था, ठीक है। अब CFC में आपके जो अधिकतर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यूसेज थी वो यूसेज होती थी आपका रेफ्रिजरेशन एज वेल एज एयर कंडीशनिंग में। अब इसी में आपने या फिर रेफ्रिजरेटर में आपने सुना होगा कि गैस होती है, वो गैस ही आपके मेन रीजन होती है कि आपके रेफ्रिजरेटर या फिर AC काम कर पाते हैं। अगर वो गैस नहीं होगी तो AC और रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर सकता, और वो यही CFC होते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो CFC थे इन्हें तो फेज आउट कर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और CFC को रिप्लेस किया गया HFC से, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो गैसेस थी, ये जो सब्सटेंसेस थे, इन्होंने ओजोन डिप्लीशन तो नहीं किया क्योंकि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन इनके साथ में एक इशू आया, इनके कुछ सालों के बाद जाके पता पड़ा कि ये पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और 22 के लगभग जो HFCs रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में बेसिकली यूज किए जा रहे थे, इन सब का अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मिला लिया जाए तो इट वाज ग्रेटर देन 2000 टाइम्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन हो जाती ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है पूरी 22 की 22 अगर हम कंबाइन कर लें HFCs को, तो इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इट वाज मोर देन 2000 टाइम्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाला जो इशू था इसे रिजॉल्व किया गया किगाली अमेंडमेंट में। किगाली वाज द अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये 2016 में इसे कंक्लूड किया गया था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये 2019 से हो रही है। अब यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक्स। किगाली जैसा मैंने आपको बताया था 2016 में इसे कंक्लूड किया गया था रुवांडा में। किगाली इज कैपिटल ऑफ रुवांडा एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। अब जितने भी HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी एज वी नो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में यूज हो रहे थे, और इसीलिए इन्हें फेज आउट करने की बात की गई। अब यहाँ पे एक बहुत खास बात ये है कि सारी जो कंट्रीज थी, सारी कंट्रीज की डेडलाइंस अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए
जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हें 2036 तक HFCs को फेज आउट करना है। इंडिया के केस में ये 2047 है और चाइना के केस में ये 2045 है। तो सबकी अपनी अपनी डेट्स हैं, बट हाँ यहाँ पे एक टारगेट है कि मिड ऑफ द सेंचुरी यानी कि 2050 तक कम से कम 85% HFCs फेज आउट हो जानी चाहिए। ये ग्लोबल लेवल पे टारगेट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी जरूरी है। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें हम, तो सिग्निफिकेंस इसका ऐसा है कि 0.5 डिग्री राइज इन द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी प्रिवेंटेड अगर सारे HFCs को फेज आउट कर दिया जाता है तो। सेकेंडली, सिर्फ HFCs के फेज आउट करने से, सिर्फ एक सिंगल स्टेप से इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतने बड़े लेवल पे रिजल्ट्स आएंगे जो शायद बाकी किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टेप से नहीं आएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया हो। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेरिस अग्रीमेंट का जो 2 डिग्री वार्मिंग या 2 डिग्री टेम्परेचर राइज तक रोकना ग्लोबल वार्मिंग को, तो हम इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। देन HFCs की एक और खास बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो 22 UNEP ने ये बताया था कि जो 22 पोटेंशियली जो हम ज्यादा यूज करते हैं 22 HFCs, इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2500 टाइम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड की बात अगर करें तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है कि हम मिथाइल ब्रोमाइड की जो एमिशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए ट्राई करें। देन सेकेंडली, डाइक्लोरोमीथेन, इसको भी हम एलिमिनेट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं और इसे एलिमिनेट किया जा सकता है इसके एमिशंस को। एंड फ्यूचर एमिशंस ऑफ CFC एंड HFC कैन बी प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ ऐसी CFCs हैं जिनकी एमिशन अभी ट्रैक नहीं हो पा रही है, उनके एमिशन का सोर्स का मतलब पता नहीं लग रहा है, और ये वाले जो इश्यूज आ रहे हैं जो रिपोर्ट में हाईलाइट हुए हैं, तो इन्हें मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ओजोन होल रिकवरी के बारे में, किगाली अमेंडमेंट को डिस्कस किया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।